दुनिया तुम्हें ये सिखाती है कि सफल होने के लिए ज्यादा बोलो, ज्यादा दिखो, ज्यादा साबित करो। लेकिन सत्ता का एक नियम है जिसे इतिहास के सबसे खतरनाक रणनीतिकार जानते थे। जिस चीज को तुम अपना ध्यान देते हो, तुम उसी को शक्ति दे देते हो। और यही कारण है कि सबसे शक्तिशाली लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वे चुनते हैं किसे अनदेखा करना है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, सबसे महंगी चीज है तुम्हारा ध्यान। आज की डिजिटल दुनिया में हर प्लेटफॉर्म, हर व्यक्ति, हर सिस्टम तुम्हारा पैसा के लिए लड़ रहा है, क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा ध्यान जाता है उसी दिशा में तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और अंततः तुम्हारा जीवन भी जाने लगता है। इसलिए असली स्कैरसिटी पैसा नहीं है, असली स्कैरसिटी है वो लिमिटेड अटेंशन जो हर इंसान के पास दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए उपलब्ध होती है। जो व्यक्ति अपने ध्यान को संभालना सीख लेता है, वो अपने जीवन की दिशा संभालना शुरू कर देता है। लोग तुम्हें प्रोवोक करते हैं तुम्हें रिएक्ट कराने के लिए, तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं ताकि तुम अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करो, तुम्हें चैलेंज करते हैं ताकि तुम उनका नाम अपने स्तर तक उठा दो। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाता है, इंसल्ट करता है या अननेसेसरी चैलेंज देता है, तो उसका हिडन उद्देश्य अक्सर जीतना नहीं होता, बल्कि तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करना होता है। क्योंकि जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, तुम अपनी मेंटल क्लैरिटी खो देते हो और अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देते हो जो शायद तुम्हारे स्तर का भी नहीं है। कई लोग जानबूझकर नॉइज क्रिएट करते हैं ताकि तुम अपनी फोकस खो दो और उनकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे समय के कारण बड़ी दिखाई देने लगे। लेकिन जैसे ही तुम हर आवाज का जवाब देना शुरू करते हो, तुम लीडर नहीं रहते, तुम रिएक्टर बन जाते हो। लीडर वो होता है जो दिशा तय करता है, लेकिन रिएक्टर वो होता है जो दूसरों की चालों के अनुसार मूव करता है। जब तुम हर क्रिटिसिज्म, हर कमेंट, हर प्रोवोकेशन का जवाब देने लगते हो, तो तुम अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथों में दे देते हो। धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी प्रायोरिटीज से नहीं, बल्कि दूसरों की रिएक्शंस से तय होने लगते हैं। उसी क्षण लीडरशिप क्वाइटली खत्म होने लगती है। मैकियावेली का असली सिद्धांत रूथलेस होना नहीं था, उसका सिद्धांत था अटेंशन कंट्रोल 1। लोग अक्सर मैकियावेली को क्रूएल्टी से जोड़ते हैं, लेकिन उसकी सबसे गहरी समझ ह्यूमन अटेंशन की थी। वो जानता था कि सत्ता हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि परसेप्शन और फोकस से चलती है। जो व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे पूरी तरह इग्नोर करना है, वही धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बिल्ड करता है। क्योंकि ध्यान ही वो इनविजिबल रिसोर्स है जिससे रेपुटेशन, अथॉरिटी और पावर बनती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वो धीरे धीरे परिस्थितियों को भी नियंत्रित करने लगता है। जब तुम्हारा ध्यान कंट्रोल्ड होता है, तो तुम्हारी इमोशंस स्टेबल रहती हैं, तुम्हारे डिसीजंस इंपल्सिव नहीं होते और तुम सिचुएशंस को रिएक्ट करके नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करके हैंडल करते हो। इसी ऑब्जर्वेशन से सही टाइमिंग, सही रिस्पॉन्स और सही स्ट्रैटेजी जन्म लेती है। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगते हैं कि तुम्हें आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और उसी मोमेंट से परिस्थितियां तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती हैं और तुम परिस्थितियों को शेप करना शुरू कर देते हो। इतिहास में कई युद्ध तलवार से नहीं जीते गए, वे जीते गए सही समय पर चुप रहने से। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर जीत सामने दिखाई देने वाली ताकत से नहीं मिलती। कई बार सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां व्यक्ति लड़ाई में उतरता ही नहीं, बल्कि सही समय पर खुद को रोक लेता है। जब कोई व्यक्ति इंपल्सिव प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चुनता है, तो वो अपने ओपोनेंट को मानसिक खेल में खींच लेता है, जहां जीत फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होती है। जब विरोधी उम्मीद करता है कि तुम जवाब दोगे और तुम शांत रहते हो, उसके मन में डाउट शुरू हो जाता है। मानव मन सर्टेनिटी चाहता है, उसे रिएक्शन चाहिए ताकि वो सिचुएशन को समझ सके। लेकिन जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो सामने वाले के दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा होने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि उसकी बात का असर क्यों नहीं हुआ, और यही कंफ्यूजन धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को कमजोर करने लगता है। क्या वो मुझसे डर नहीं रहा? क्या वो कोई बड़ी चाल चल रहा है?
क्या मैं उसकी नजर में महत्वपूर्ण ही नहीं हूं? साइलेंस सामने वाले को जवाब नहीं देता, बल्कि सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो उसका ध्यान अपने एक्शंस से हटकर अपने ही डाउट्स पर चला जाता है। यही डाउट्स उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को धीरे धीरे हिलाने लगते हैं और कई बार वो खुद ही गलती करने लगता है। और यही साइकोलॉजिकल प्रेशर अक्सर बिना लड़ाई के दुश्मन को कमजोर कर देता है। जहां डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन सामने वाले को मजबूत बना सकता है, वहीं साइलेंस उसे अपने ही थॉट से लड़ने पर मजबूर कर देता है। जब व्यक्ति खुद के मन में अनसर्टन हो जाता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है और वही मोमेंट होता है जब बिना किसी लड़ाई के उसकी पोजीशन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। साइलेंस सिर्फ एब्सेंस नहीं है, साइलेंस एक स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। चुप रहना हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार यह एक डिलिटरेट मैसेज होता है कि व्यक्ति हर कॉन्फ्लिक्ट को महत्व नहीं देता। यह दिखाता है कि उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं और वो हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागने वाला नहीं है। इस तरह का साइलेंस एक इनविजिबल कम्युनिकेशन बन जाता है, जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। ये बताता है, तुम्हारा समय और ऊर्जा इतनी सस्ती नहीं है कि हर व्यक्ति उसे खरीद सके। जब तुम हर व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं देते, तो तुम धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश करते हो कि तुम्हारा ध्यान लिमिटेड और वैल्यूएबल है। लोग वही चीज ज्यादा महत्व देते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इसलिए सिलेक्टिव साइलेंस न सिर्फ तुम्हारी एनर्जी बचाता है, बल्कि दूसरों की नजर में तुम्हारी वैल्यू भी क्वाइटली बढ़ा देता है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तो तुम सिर्फ उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते, तुम उसके माइंड में एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम बना रहे होते हो। जब कोई व्यक्ति किसी रिएक्शन की उम्मीद करता है और उसे कुछ नहीं मिलता, तो वहां एक मानसिक खाली जगह बन जाती है। यह खालीपन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी की अनुपस्थिति होती है। सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसकी बात का असर हुआ या नहीं, और यही अनसर्टेनिटी उसके मन में लगातार चलने लगती है। साइलेंस उस व्यक्ति के दिमाग को आंसर्स नहीं देता, बल्कि उसे अपने ही विचारों के साथ छोड़ देता है। इंसानी दिमाग क्लोजर चाहता है, उसे रिएक्शन चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए। मानव मन नेचुरली फीडबैक पर निर्भर करता है। जब हम कुछ कहते हैं या करते हैं, तो हम सबकॉन्शियसली चाहते हैं कि सामने से कोई प्रतिक्रिया आए, चाहे वो एग्रीमेंट हो, डिसएग्रीमेंट हो या विरोध। ये रिएक्शन हमें ये महसूस कराता है कि हमारी प्रेजेंस का असर हुआ है। वैलिडेशन की ये जरूरत इतनी गहरी होती है कि कई बार लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो खुद ही सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। जब कोई एक्सटर्नल आंसर नहीं मिलता, तो दिमाग खुद ही अंदर आंसर्स बनाने लगता है। व्यक्ति सिचुएशन को बार बार अपने मन में रीप्ले करता है, संभावनाएं सोचता है और अपने ही अजम्पशंस के आधार पर कंक्लूजन्स बनाने लगता है। ये सेल्फ क्रिएटेड थिंकिंग लूप कई बार वास्तविक सिचुएशन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह इमेजिनेशन से ड्रिवन होता है। वो सोचता है, शायद मैंने गलती कर दी, शायद वो मुझसे आगे निकल चुका है, शायद मैं उसके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं हूं। रिएक्शन की अनुपस्थिति अक्सर सामने वाले को अपने महत्व पर सवाल करने पर मजबूर कर देती है। वो ये सोचने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत किया है, या शायद उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी वो समझ रहा था। इस तरह के डाउट्स धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं और कई बार वो खुद ही अपने बिहेवियर को बदलने लगता है। और कई बार ये अनसर्टेनिटी किसी भी हार्श रिस्पॉन्स से ज्यादा पावरफुल होती है। कठोर जवाब सामने वाले को तुरंत क्लैरिटी दे देता है, उसे पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोचता है। लेकिन साइलेंस क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि अनसर्टेनिटी पैदा करता है। यही अनसर्टेनिटी कई बार व्यक्ति को अंदर से ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो लगातार आंसर्स खोजने की कोशिश करता रहता है। इस तरह बिना कुछ कहे भी साइलेंस एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा कर सकता है, जो कई बार सीधे कन्फ्रंटेशन से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। पावर का मतलब हमेशा सामने रहना नहीं होता। कई बार असली पावर होती है स्ट्रैटेजिकली इनविजिबल होना। अक्सर लोगों को लगता है कि हर जगह दिखाई देना, हर चर्चा में शामिल रहना और हर सिचुएशन में खुद को प्रेजेंट रखना ही
इन्फ्लुएंस का संकेत है, लेकिन वास्तविक शक्ति कई बार इसके उलट होती है। जब कोई व्यक्ति हर समय उपलब्ध नहीं रहता, बल्कि सोच समझकर अपनी प्रेजेंस दिखाता है, तो उसकी उपस्थिति एक साधारण चीज नहीं रह जाती। वो एक डेलिबरेट सिग्नल बन जाती है कि उसका समय सीमित और महत्वपूर्ण है। जब हर व्यक्ति हर जगह अवेलेबल होता है, तो उसकी प्रेजेंस कॉमन हो जाती है। मानव मन उन चीजों को कम महत्व देता है जो आसानी से हर समय उपलब्ध हों। यदि कोई व्यक्ति हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, हर डिस्कशन में शामिल रहता है, तो धीरे धीरे उसकी अवेलेबिलिटी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जब अवेलेबिलिटी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, तब उसकी वैल्यू क्वाइटली कम होने लगती है, क्योंकि लोग उसे स्पेशल नहीं, रूटीन मानने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिलेक्टिवली दिखाई देता है, उसकी प्रेजेंस रेयर बन जाती है, और रेयर चीजें हमेशा ज्यादा पावरफुल होती हैं। जब कोई व्यक्ति हर जगह नहीं, बल्कि सही जगह और सही समय पर दिखाई देता है, तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली नोटिसेबल हो जाती है। लोग उस व्यक्ति के आने को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसकी इन्वॉल्वमेंट को अधिक महत्व देते हैं। स्कैर्सिटी परसेप्शन मानव साइकोलॉजी का गहरा नियम है। जो चीज कम दिखाई देती है, उसका प्रभाव अधिक महसूस किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग रहे हो। इसका मतलब है तुम तय कर रहे हो कौन तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करता है। स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कमजोरी या अवॉइडेंस नहीं है, ये कॉन्शियस सिलेक्शन है। इसका अर्थ ये है कि तुम हर इंटरैक्शन को ऑटोमेटिक रिएक्शन की तरह नहीं लेते, बल्कि ये डिसाइड करते हो कि किस कॉन्वर्सेशन, किस कॉन्फ्लिक्ट और किस व्यक्ति को तुम्हारा समय और ऊर्जा मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति अपनी एनर्जी का चयन खुद करने लगता है, तब वो परिस्थितियों का पीछा नहीं करता। परिस्थितियां धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार शेप होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भाग रहे हो। इसका मतलब है तुम तय कर रहे हो कौन तुम्हारी एनर्जी डिजर्व करता है। स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल कमजोरी या अवॉइडेंस नहीं है, ये कॉन्शियस सिलेक्शन है। इसका अर्थ ये है कि तुम हर इंटरैक्शन को ऑटोमेटिक रिएक्शन की तरह नहीं लेते, बल्कि ये डिसाइड करते हो कि किस कॉन्वर्सेशन, किस कॉन्फ्लिक्ट और किस व्यक्ति को तुम्हारा समय और ऊर्जा मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति अपनी एनर्जी का चयन खुद करने लगता है, तब वो परिस्थितियों का पीछा नहीं करता। परिस्थितियां धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार शेप होने लगती हैं। कुछ लोग तुम्हें ग्रो करने के लिए चैलेंज करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ तुम्हें ड्रेन करने के लिए प्रोवोक करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड चैलेंजेस तुम्हें मजबूत बनाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें इंप्रूव करना होता है। इसके विपरीत प्रोवोकेशन का उद्देश्य इंप्रूवमेंट नहीं, बल्कि डिस्टर्बेंस होता है। कई लोग जानबूझकर क्रिटिसिज्म या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं ताकि तुम्हारा इमोशनल बैलेंस टूटे और तुम अपनी एनर्जी उन्हीं के इर्द गिर्द खर्च करने लगो। समझदारी इसी में है कि दोनों के बीच का अंतर पहचाना जाए। अगर तुम हर क्रिटिक को जवाब देने लगो, तो तुम्हारा पूरा जीवन रिएक्शन मैनेजमेंट में निकल जाएगा। जब व्यक्ति हर टिप्पणी, हर डिसएग्रीमेंट और हर एक्यूजेशन का जवाब देने में व्यस्त हो जाता है, तो उसका समय और ध्यान अपनी प्रोग्रेस से हटकर दूसरों की रिएक्शंस संभालने में खर्च होने लगता है। धीरे धीरे उसके गोल्स पीछे छूट जाते हैं और उसका मेंटल फोकस लगातार एक्सटर्नल नॉइज से प्रभावित होने लगता है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी दिशा खुद तय करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार रिएक्ट करने लगता है। पावरफुल लोग जानते हैं, सबसे खतरनाक इंसल्ट का जवाब कभी कभी साइलेंस होता है। हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार प्रतिक्रिया देना सामने वाले को वो महत्व दे देता है जिसकी वो तलाश कर रहा होता है। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसकी कोशिश का प्रभाव कम हो जाता है। साइलेंस सामने वाले को ये संकेत देता है कि उसका प्रयास तुम्हारे निर्णयों या तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साइलेंस एक मैसेज देता है, तुम मेरे स्तर के ही नहीं हो कि मैं तुम्हें जवाब दूं। चुप रहना कई बार बिना शब्दों के भी स्पष्ट संदेश दे देता है। यह दर्शाता है कि तुम अपने समय और ऊर्जा को चुनकर उपयोग करते हो और हर व्यक्ति या हर कमेंट उस चयन के योग्य नहीं है। इस तरह का साइलेंस न केवल अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है, बल्कि धीरे धीरे ये भी स्थापित करता है कि तुम्हारी अटेंशन ऑटोमेटिक नहीं, बल्कि अर्न्ड होती है। इंडिफरेंस का मतलब
स्टोन हार्टेड बनना नहीं है। इंडिफरेंस का मतलब है इमोशन को कंट्रोल करना, सप्रेस नहीं। डिसिप्लिन्ड इंडिफरेंस का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति भावनाहीन बन जाए या दूसरों के दर्द और परिस्थितियों के प्रति असंवेदनशील हो जाए। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बने, उनका गुलाम नहीं। इमोशन को सप्रेस करने से वे अंदर दबते जाते हैं और सही समय पर अधिक तीव्र रूप में बाहर आते हैं, जबकि इमोशन को कंट्रोल करना यह सिखाता है कि कब प्रतिक्रिया देनी है और कब शांत रहना अधिक बुद्धिमानी है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तो वो तुम्हारे इमोशनल बटन्स खोज चुका है। हर इंपल्सिव रिएक्शन सामने वाले को यह संकेत देता है कि उसने तुम्हें कहां से प्रभावित किया। जैसे ही उसे पता चल जाता है कि कौन सी बात तुम्हें डिस्टर्ब करती है, वो भविष्य में उसी बिंदु का उपयोग तुम्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। इस तरह बिना जाने ही व्यक्ति अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। लेकिन जब तुम इंटरनली स्टेबल रहते हो, तो धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। जब व्यक्ति हर प्रोवोकेशन के बावजूद संतुलित रहता है, तो धीरे धीरे लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि उसे डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। इस प्रकार की स्थिरता एक साइलेंट रेपुटेशन बनाती है कि ये व्यक्ति इंपल्सिव नहीं है, इसे उकसाकर निर्णय नहीं बदले जा सकते। ऐसी परसेप्शन स्वयं ही कई अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर देती है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि यहां इमोशनल कंट्रोल काम नहीं करेगा। ये प्रैक्टिस है, ये ट्रेनिंग है, और समय के साथ ये तुम्हें इमोशनली अनटचेबल बना देती है। डिसिप्लिन्ड इंडिफरेंस एक दिन में विकसित नहीं होती, ये निरंतर अभ्यास का परिणाम है। बार बार अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पॉज लेना और परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना, ये सभी धीरे धीरे मानसिक स्थिरता को मजबूत करते हैं। समय के साथ ये स्थिरता इतनी गहरी हो जाती है कि बाहरी परिस्थितियां या लोगों के शब्द व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते, और वहीं से इमोशनल अनटचेबिलिटी की शुरुआत होती है। सामाजिक खेल चेस की तरह है। सबसे शक्तिशाली चालें वही होती हैं जो कम दिखाई देती हैं। मानव संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों में हर निर्णय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके प्रभाव लंबे समय तक चलते हैं। जैसे चेस में कई बार सबसे निर्णायक चाल वो होती है जो सीधी आक्रामक नहीं होती, बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देती है, वैसे ही सामाजिक जीवन में भी कई बार सटल डिसीजंस ही वास्तविक कंट्रोल स्थापित करते हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में विजिबल एक्शन लेने के बजाय सही समय का इंतजार करता है, वो कई बार बिना शोर किए ही स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ देता है। कई बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना होता है। हर समस्या का समाधान तुरंत एक्शन लेना नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां इंटरवेंशन करने से स्थिति और जटिल हो सकती है। जब व्यक्ति हर कॉन्फ्लिक्ट में कूदने के बजाय कॉन्शियसली रुकना सीखता है, तो वो अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने से बचता है और कई बार स्थिति स्वयं ही संतुलित हो जाती है। यह कुछ न करना निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है। कुछ लोगों को समय के साथ खुद एक्सपोज होने दो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद खत्म होने दो, कुछ लोगों को तुम्हारी एब्सेंस महसूस करने दो। समय कई बार सबसे प्रभावी सत्य उजागर करने वाला तत्व होता है। यदि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए, तो कई बार लोग अपने वास्तविक व्यवहार को छिपा लेते हैं। लेकिन जब उन्हें बिना विरोध के समय दिया जाता है, तो उनके एक्शंस स्वयं ही उनकी वास्तविकता दिखाने लगते हैं। इसी तरह कई कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के कारण बढ़ते हैं, और रिएक्शन न मिलने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। एब्सेंस कई बार लोगों को यह एहसास भी कराती है कि तुम्हारी प्रेजेंस का महत्व कितना था। जब तुम हर सिचुएशन में एंटर नहीं करते, तो लोग समझते हैं तुम्हारी एंट्री एक इवेंट है, रूटीन नहीं। यदि कोई व्यक्ति हर चर्चा, हर विवाद और हर निर्णय में शामिल रहता है, तो उसकी उपस्थिति सामान्य लगने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर ही किसी सिचुएशन में प्रवेश करता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट अलग महत्व रखती है। लोग ये महसूस करते हैं कि यदि वो व्यक्ति अब शामिल हुआ है, तो स्थिति वास्तव में महत्वपूर्ण है।
इस परसेप्शन से उसकी बातों का प्रभाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और यही परसेप्शन धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बन जाता है। इन्फ्लुएंस हमेशा लाउड एक्शन से नहीं बनता, कई बार वो लगातार दिखाई देने वाली थॉटफुल रिस्ट्रेंट से बनता है। जब लोग बार बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति हर जगह अननेसेसरी इंटरवीन नहीं करता बल्कि केवल सही समय पर कदम उठाता है, तो धीरे धीरे उसकी जजमेंट पर भरोसा बढ़ने लगता है। यही भरोसा समय के साथ इन्फ्लुएंस में बदल जाता है, जहां व्यक्ति बिना हर बार बोलने के भी परिस्थितियों को प्रभावित करने लगता है। सबसे बड़ा ट्रैप है हर चीज को पर्सनली लेना। जीवन में आने वाली हर बात, हर टिप्पणी या हर प्रतिक्रिया सीधे हमारे व्यक्तित्व पर हमला नहीं होती, लेकिन जब व्यक्ति हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू कर देता है तो वो अनजाने में अपनी मानसिक शांति को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर बना देता है। यही वो बिंदु है जहां बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे अंदरूनी स्थिरता को कमजोर करने लगता है। जब तुम हर कमेंट से हर्ट होते हो, हर ओपिनियन से डिस्टर्ब होते हो, हर रिजेक्शन से टूटते हो, तो लोग तुम्हारे इमोशंस को लीश की तरह पकड़ लेते हैं। जैसे ही लोग समझ जाते हैं कि कौन सी बात तुम्हें सबसे अधिक प्रभावित करती है, वे उसी बिंदु का उपयोग तुम्हें प्रोवोक करने या नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। यदि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी इमोशनल स्टेट को बदल देती है, तो तुम्हारे इमोशंस धीरे धीरे तुम्हारे अपने नियंत्रण में नहीं रहते, बल्कि दूसरों की एक्शंस पर निर्भर होने लगते हैं। यही स्थिति व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देती है, भले ही वह बाहर से मजबूत दिखाई दे। और फिर तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तुम रिएक्शन ड्रिवन हो जाते हो। इंडिपेंडेंस केवल आर्थिक या सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, वास्तविक स्वतंत्रता इमोशनल ऑटोनॉमी में होती है। जब व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो उसके निर्णय भी बाहरी परिस्थितियों के अनुसार बदलने लगते हैं। इस प्रकार वो अपने गोल्स के अनुसार नहीं, बल्कि दूसरों के बिहेवियर के अनुसार जीवन जीने लगता है, और यही रिएक्शन ड्रिवन जीवन की शुरुआत होती है। फ्रीडम वहीं शुरू होती है जहां तुम डिसाइड करते हो, हर चीज मेरी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। स्वतंत्रता का पहला कदम यह समझना है कि हर सिचुएशन, हर व्यक्ति और हर ओपिनियन समान महत्व का नहीं होता। जब व्यक्ति कॉन्शियसली ये तय करना शुरू करता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहने लगती है। धीरे धीरे ये चयन उसकी आंतरिक स्थिरता को मजबूत करता है और वो दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने के बजाय अपनी दिशा के अनुसार आगे बढ़ने लगता है। अनटचेबल बनने का मतलब एरोगेंट बनना नहीं है। अनटचेबल बनने का मतलब है तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी इतनी मजबूत हो कि कोई तुम्हें आसानी से शेक ना कर सके। अनटचेबल होना दूसरों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिरता को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी परिस्थितियां या लोगों के शब्द तुम्हारी मानसिक स्थिति को आसानी से प्रभावित न कर सके। जब व्यक्ति इमोशनली सेंटर्ड रहता है, तो उसकी शक्ति उसके रिएक्शंस में नहीं, बल्कि उसके संतुलन में दिखाई देने लगती है। जहां तुम हर लड़ाई में नहीं कूदते, लेकिन जब कूदते हो, लोग जानते हैं कि ये इंटेंशनल है। हर कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होना शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति सही समय पर ही कदम उठाने में होती है। जब व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि केवल आवश्यक क्षणों में आगे आता है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट अपने आप महत्व प्राप्त कर लेती है। लोग समझ जाते हैं कि यदि ये व्यक्ति अब सामने आया है, तो उसका निर्णय सोच समझ कर लिया गया है। जहां तुम्हारा साइलेंस डर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन होता है। चुप रहना कई बार कमजोरी समझा जाता है, लेकिन जब साइलेंस कॉन्शियस कंट्रोल से आता है, तो वो डिसिप्लिन का संकेत बन जाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने इमोशंस और प्रतिक्रियाओं पर अधिकार रखता है और हर प्रोवोकेशन के पीछे भागने के बजाय अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखता है। ऐसा साइलेंस धीरे धीरे एक साइलेंट अथॉरिटी बना देता है। दुनिया तुम्हें हमेशा प्रोवोक करेगी ताकि तुम अपनी शक्ति वेस्ट करो। हर युग में परिस्थितियां और लोग ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां इंपल्सिव रिएक्शन आसान लगता है, लेकिन हर रिएक्शन के साथ व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा खो देता है। जो व्यक्ति हर प्रोवोकेशन का जवाब देने लगता है, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति उन जगहों पर खर्च करने लगता है जहां उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है, उस दिन से लोग तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देंगे।
जैसे ही व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका ध्यान ही उसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वो इसे हर व्यक्ति और हर स्थिति में खर्च करना बंद कर देता है। जब अटेंशन कॉन्शियसली दिया जाने लगता है तो लोगों के लिए उसे मैनिपुलेट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन अब ऑटोमेटिक नहीं बल्कि इंटेंशनल होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रोवोक नहीं किया जा सकता उसे हराया भी मुश्किल होता है। जब व्यक्ति इमोशनल स्टेबिलिटी के उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसे आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, तो वो मानसिक रूप से इनविंसिबल बनने लगता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रणनीति बनाना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसकी चालें रिएक्शंस पर नहीं बल्कि कॉन्शियस डिसीजंस पर आधारित होती हैं। यही वो अवस्था है जहां वास्तविक साइकोलॉजिकल पावर दिखाई देती है।